कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ की जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज से मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, उनमें एक अनुच्छेद आप पढ़ते हैं 21, और 21 जो आर्टिकल है वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो हेडिंग लिखी हुई है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आमतौर पर छात्र, चाहे वो विधि के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, सिविल सर्विसेज के हों, इसी लाइन को याद रखते हैं। लेकिन 21 का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय उच्चतम न्यायालय की है। तो अनेक पिटीशंस आती हैं कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड, जिनमें कई सारी डिस्कस भी होती हैं, कई सारे रिजेक्ट भी होती हैं, और कई सारी पे हिस्टोरिक डिसीजंस भी आते हैं, ऐतिहासिक निर्णय भी आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसी ही हिस्टोरिक पिटीशंस और उनके डिसीजंस के बारे में चर्चा करेंगे, 21 की वैलिडिटी को चेक करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दो अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि 21 की लैंग्वेज क्या है। हेडिंग लिखते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अनुच्छेद में दो प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिल गई। पहली मिल गई प्राण की स्वतंत्रता और दूसरी मिल गई पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें इन जनरल लोग समझते हैं कि ये केवल प्राण की ही स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है। आगे जब लैंग्वेज की बात आती है तो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित केवल उसी प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है जो विधि द्वारा निर्मित है, विधि द्वारा स्थापित है। ये लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो मन में एक ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ये अनुच्छेद फांसी की प्रक्रिया से संबंधित है। और आमतौर पर विधि के छात्रों को यही पढ़ाया भी जाता है कि फांसी की प्रक्रिया से संबंधित जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो 21 है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर 19 पढ़ें, राइट्स ऑफ फ्रीडम, तो आपको एक्सप्रेशन, थॉट्स, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये सारी फ्रीडम है। इसी तरीके से हमारे देश में जब किसी की मौत हो, खास तौर पे जब उसको डेथ सेंटेंस दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो उसकी मृत्यु डिग्निटी के साथ होनी चाहिए। और डिग्निटी के साथ मरने का ये जो अधिकार है, ये 21 में बताया गया है, जिसको मैं कह रहा हूं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता है। जज साहब ने डिसीजन लिखा डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि किसी को जहर खिला दीजिए, गोली मार दीजिए, रेल की पटरी में लिटा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है।
ओनली द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, केवल उसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा जो विधि द्वारा निर्मित है। अब विधि क्या है, लेजिस्लेचर क्या है? तो यूनियन लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, संघीय विधायिका संसद है, संसद कानून बनाएगी। दो कानून हैं, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 73। 302 फांसी की सजा के बारे में बताता है और इसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा तो वो केवल उसी प्रक्रिया से किया जाएगा जो संसद ने निर्धारित कर रखी है। यदि संसद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा और किसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को प्राण दंड, मृत्यु दंड या डेथ सेंटेंस दी गई तो इट विल बी द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यह मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। और 32 के अंतर्गत आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विधि की जिस प्रक्रिया की बात मैं आपसे कर रहा हूं वो प्रक्रिया है क्या? तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको मैं यहां पे आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। इस लंबी प्रक्रिया में जब किसी व्यक्ति की फांसी की सजा पर मुहर लगेगी तो जाहिर है कि सेशन में लगेगी। सीजेएम, सीएमएम फांसी लिखेंगे। डिसीजन में यह भी लिखा होगा कि कितना समय आपके पास हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में मुकदमा सुना जाएगा। अगर हाई कोर्ट से आप बरी हो गए या फांसी की सजा रोक दी हाई कोर्ट ने तो बात अलग है, लेकिन हम लोग एक ऐसी संभावना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आपकी सजा को जारी रखा, केस डिसाइड हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अगेन अगर आपकी फांसी रोक दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फांसी की सजा जारी रही तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अंतिम न्यायालय है वो, वहां पे जो चीज डिसाइड हो गई वो डिसाइड हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आपका केस डिसाइड हो जाएगा तो आपकी फांसी की सजा पक्की हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ विकल्प हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका। आप कोर्ट के हाथ पांव जोड़ लीजिए कि साहब अपने निर्णय पे एक बार पुनः विचार कर लीजिए। लेकिन रिव्यू पिटीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडेड। अगर वो चाहेगा तो आपकी रिव्यू पिटीशन सुनेगा, नहीं चाहेगा तो उसको खारिज कर देगा, सस्पेंड कर देगा। रिव्यू पिटीशन को सिर्फ इसीलिए डाला जाएगा कि भाई हम मौके पे कोई एविडेंस नहीं ला पाए थे, कोई विटनेस हमारा था जो नहीं आ पाया था, उसको एक बार फिर से सुन लीजिए, शायद हमारी जान बच जाए। तो फांसी की सजा के मामलों में अक्सर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को सुन लेता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन पे अगर हियरिंग हुई और किसी की जान बच गई तो इसे विधि की जीत माना जाएगा। इट विल बी द विक्ट्री ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जो कि विधि का एक महान सिद्धांत है। कल्पना कीजिए कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन भी एक आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन आमतौर पे ये चर्चा में नहीं होता। जब कहीं कोई काम ना बचे तो अंतिम विकल्प है मर्सी पिटीशन, दया याचिका। दया याचिका आप भारत के राष्ट्रपति के पास में लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कोर्ट तो है नहीं, न्यायालय तो है नहीं जो आपका केस सुनेंगे। तो रिव्यू पिटीशन के बाद ये जो मर्सी पिटीशन है वो सुनी किस आधार पर जाएगी? केवल विवेक के आधार पर सुनी जाएगी। सिचुएशन ऑफ द क्राइम, कंडीशंस ऑफ द क्राइम, सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट, आपराधिक परिस्थितियां क्या थीं? क्या वो आपराधिक परिस्थितियां ऐसी थीं जिन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति वही एक्शन लेता जो आपने लिया? इनह्यूमन कंडीशंस थी, तब फिर आपकी मर्सी पिटीशन पे सुनवाई हो सकती है। और अगर नहीं थी
रेप का केस है, निसंग हत्या का मामला है, राजद्रोह का केस है, आतंकवादियों पे पोटा मकोका पे चलाया गया केस है। देयर शैल बी नो हियरिंग ऑन द मर्सी पिटिशन। धनंजय चटर्जी का केस उठा के पढ़ लीजिए, निर्भया केस पढ़ लीजिए उठा करके, याकूब मेनन केस पढ़ लीजिए उठा करके। कैंसिल मीन्स कैंसिल। जब मर्सी पिटीशन भी खारिज हो जाएगी तो आपकी मौत का रास्ता साफ हो जाएगा। जिस कोर्ट ने फांसी की सजा लिखी थी वहां से डेथ वारंट जारी होगा और डेथ वारंट सीधा वहां पहुंचेगा जिस जेल में आप बंद हैं। फांसी की सजा केवल सेंट्रल जेल में ही होगी, इसलिए यदि अभियुक्त किसी स्टेट जेल में है तो उसको सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसकी फांसी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। व्हाट इज डेथ वारंट? डेथ वारंट का मतलब है फांसी की दिन, तिथि, समय निश्चित कर दिया जाएगा और जैसे ही ये डेथ वारंट इशू होगा एक फोन पहुंचेगा पटना सेंट्रल जेल, जहां के कैदी फांसी की रस्सी बनाने का काम करते हैं। आपका साइज बता दिया जाएगा, फांसी की रस्सी बनेगी और उसको फलों का रस, फलों का गूदा लगा के चिकना किया जाएगा, आसानी से मरिएगा। ताकि दूसरी तरफ जेल में तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फांसी लगने के करीब 72 घंटों के पहले ये तैयारियां होने लग जाती हैं। एक वकील साहब आएंगे, उनसे मिलने के लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप अपनी विल बनवा सकते हैं। जेल के बाहर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई पैसा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है ये आप उनको बता दीजिए। डॉक्टर साहब आएंगे, आपकी मेडिकल जांच होगी। बीपी शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने की दवा आपको खिला दी जाएगी। एक नाई आएगा जिससे आपकी हजामत बनवा दी जाएगी, बाल उल कटवा लीजिए, शेविंग करवा लीजिए और 2 दिन पहले करीब आपको नए कपड़े दिए जाएंगे, 2 जोड़ी। एक पहन लीजिए, एक फांसी के समय के लिए रख लीजिए। 48 आवर्स के पहले का जो समय है वो आपके परिवार का समय, अगर कोई मिलना चाहे तो आकर के मिल सकता है और इसी दौरान आपसे आपकी अंतिम इच्छा जो है वो भी पूछ ली जाती है। अंतिम इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, धारावाहिकों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अंतिम इच्छा में जेल की एक मैनुअल बुक है, एक जेल डायरी है, उसमें कुछ लास्ट विशेस लिखी हुई हैं, जैसे कि कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है, कुछ देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लास्ट विश बता सकते हैं। और इस लास्ट विश के बाद आपका फांसी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। फांसी के दिन को अंतिम दिन कहा जाता है और रात को करीब 2 बजे आपको नींद से जगा दिया जाएगा। अगर सर्दी का मौसम है तो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में फांसी होती है। अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में फांसी होती है। सुबह सुबह फांसी देने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शायद इसीलिए है ताकि उगता हुआ सूरज अभियुक्त ना देख पाए, अगले दिन में प्रवेश ना कर पाए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोस्टमार्टम में आसानी रहती है, व्यक्ति आसानी से मर जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है और इस प्रकार से फिर रात के 2 बजे ये प्रोसेस शुरू होगा। अंतिम स्नान के लिए जाएंगे, आखिरी बार नहा लीजिए, 2:30 बजे तक का समय होगा उसके लिए।
नए कपड़े एक जोड़ी रखे होंगे आपके पास, वो पहन लीजिए। 2:30 बजे के करीब आपकी जो भी धार्मिक पुस्तक है वो आपको दे दी जाएगी, आधे घंटे तक आप उसका स्टडी कर लीजिए। अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जीसस मोसेस अब्राहिम को याद कर लीजिए। 3 बजे आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट आपकी टेबल पे खा लीजिए। नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। खाली पेट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा जेल में बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। तो कुछ एक आध टुकड़ा खा लेना चाहिए। 3:30 बजे आपके आराम करने का समय है। 15-20 मिनट आप आराम कर लीजिए, सो लीजिए। और शायद यही वो 15-20 मिनट होते हैं जब आप अपने पूरे जीवन के उन पलों को रिकलेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फांसी हुई है। इन मोमेंट्स को रिकलेक्ट करने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास फांसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपके दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे और जेल के मुख्य द्वार से होते हुए एक बार आपको पूरी जेल का चक्कर लगवाया जाएगा और फिर जो फांसी का फंदा जहां पर तैयार किया गया है उस जगह पर आपको ले जाया जाएगा। फांसी दिए जाने वाला जो स्थल है वहाँ पे चुनिंदा लोग ही मौजूद रहेंगे। सबसे पहले वहाँ पे वो जज साहब रहेंगे जिन्होंने आपकी फांसी लिखी है। 2 एडवोकेट्स रहेंगे, एक जिन्होंने केस जीता जिनकी वजह से आपको फांसी हो रही, दूसरे वो जो आपका केस लड़ रहे थे, वादी प्रतिवादी दोनों रहेंगे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द जेल रहेंगे जिनकी निगरानी में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। कुछ आरक्षी रहेंगे सुरक्षा की दृष्टिकोण से, एक एग्जीक्यूशनल रहेगा जल्लाद जो आपको फांसी देगा, और आप भी तो रहेंगे। आपका केस का जो डिसीजन है, जो फैसला है, उसकी एक कॉपी जज साहब के पास रहेगी। उसकी जो समरी है वो जज साहब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि आपने क्या किया था, आपके ऊपर क्या आरोप थे, किन धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा चला और किस धारा में आपको मृत्युदंड दिया गया। जज साहब आपसे क्षमा भी मांगेंगे कि उनकी वजह से आपको फांसी हो रही है, लेकिन वो विधि के सेवक हैं, वो बंधन में बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। फिर ये कॉपी विनिंग एडवोकेट के पास जाएगी, वो भी इसकी समरी पढ़ेंगे और वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी वजह से आपको फांसी हो रही, लेकिन वो भी विधि के सेवक हैं, बाइंडेड हैं। जल्लाद भी आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेगा कि वो आपको फांसी पे चढ़ाने जा रहा, लेकिन वो भी विधि का सेवक है, वो अपनी नौकरी कर रहा, उससे क्या मतलब है। आपसे पूछा जाएगा कि सारी प्रक्रिया ठीक ठाक रही कि नहीं रही, आपको कोई समस्या तो नहीं है, और अंत में 30 सेकंड का समय कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप कुछ कह सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि प्रक्रिया को जल्दी से आगे बढ़ाइए, या अफसोस है अपने किए पर, या अब नहीं करेंगे आगे से। तो अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। यू आर गोइंग टू डाई। गले में कपड़ा डाल के फंदा कस दिया जाएगा। फंदा आपकी लंबाई का 1.5 गुना होता है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार अगर इस लंबाई के फंदे से आपको फांसी दी जाएगी तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाएगी और 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में आपकी मौत हो जाएगी। जिस फ्लोर के ऊपर आप खड़े हैं वो ऑटोमेटिक फ्लोर होता है। पहले के ज़माने में लीवर खींचना होता था, तब वो बॉक्स खुलता था, आप नीचे लटकते थे। आजकल बटन होती है, बटन दबाएंगे बॉक्स खुल जाएगा। जज साहब घड़ी देखेंगे, जो भी फांसी का समय डिसाइड है, जैसे ही वो घड़ी आएगी तुरंत वो इशारा करेंगे और बटन दबा दी जाएगी। नीचे से बॉक्स ओपन हो जाएगा और बॉडी एक झटके से नीचे गिर जाएगी। गर्दन टूटने की, वर्टिब्रल कॉलम के टूटने की एक छोटी सी आवाज़ जरूर आती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि किसी को पता नहीं चलता।
मरने वाले को भी नहीं पता होता कि वो कब मर गया, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को पेन नहीं होता है, कोई चीखने कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है। खामोशी है, चारों तरफ सन्नाटा है। जिसने जो किया था उसे उसके किए का परिणाम भोगना पड़ा। करीब 8 मिनट तक ये शव, ये डेड बॉडी लटकी रहेगी, क्योंकि ये भी प्रक्रिया में है। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि 8 मिनट से ज़्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता अगर इस तरीके से उसको लटकाया जाएगा तो। और 8 मिनट के बाद उस बॉक्स को खोल करके उसमें नीचे सीढ़ियां लगी होती हैं, उन सीढ़ियों से वकील साहब और डॉक्टर साहब अंदर जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी नब्ज टटोलेंगे, डेथ डिक्लेयर करेंगे, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी, वहीं जेल में ही पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा और देख लिया जाएगा कि प्रोसेस ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ डेथ सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर साहब तुरंत दे देंगे जज साहब को, और इस तरीके से फांसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। डेड बॉडी का जो भी फ्यूनरल लास्ट राइट्स होने हैं, इन जनरल वो वहीं जेल में ही परफॉर्म कर दिए जाएंगे। अगर कोई आतंकवादी है, पोटा मकोका दुश्मन देश का नागरिक है, तो वहीं जेल में ही उसका फ्यूनरल हो जाएगा। अगर कोई आम आदमी है तो उसके घर वालों को उसकी बॉडी दे दी जाएगी, लेकिन धारा 144 के साथ कि उसके शव के साथ आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई रैली मोर्चा नहीं निकाल सकते, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जिससे शांति भंग होने का खतरा हो। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पुलिसकर्मी डेड बॉडी के साथ जाएंगे, और जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अंतिम संस्कार होने के बाद यह फांसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत जो प्राण की स्वतंत्रता है, राइट टू डाई विद द डिग्निटी एंड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ including IPC 1860 plus CRPC 1973 with the help of Constitution of India Article 21 यहां पे समाप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्राण की स्वतंत्रता की बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है, पर्सनल लिबर्टी क्या है? और इसी पर्सनल लिबर्टी के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत तेजी से ग्लोरीफाई हो रही है पर्सनल लिबर्टी। इसलिए क्योंकि पहले सामाजिक संरचना अलग प्रकार की थी, आज सामाजिक संरचना अलग प्रकार की है, न्यूक्लियस फैमिलीज का ज़माना है, और बच्चे भी आजकल सब अलग रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। इसलिए पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट इस तरीके से डिफाइन करता है कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी आपकी प्राण की स्वतंत्रता की इक्वल ही है। अर्थात द वे यू डाई with the dignity, the way you will live with dignity। आप जिस प्रतिष्ठा के साथ मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, उसी प्रतिष्ठा के साथ आपको जीने का भी अधिकार है। और इस जीने के अधिकार में अनेक पिटीशंस फाइल की जाती हैं, अनेक डिसीजंस आते हैं, जिसके आधार पे अनुच्छेद 21 का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में मेरे जहन में अगर सबसे पहले आर्टिकल 21 के ऊपर कोई पिटीशन आती है तो वो अरुणा शानबॉग की पिटीशन आती है। कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने जो फाइल करी थी, जिसमें हिस्टोरिक डिसीजन कोर्ट का आता है यूथनेशिया।
और इंडिया में यूथनेशिया को लीगल वैलिडिटी मिलती है इसी के बाद। इसी के अंतर्गत राइट टू स्लीप आता है, इसी के अंतर्गत राइट टू मैरिज आती है। अभी लेटेस्ट जो कोर्ट का डिसीजन है वो है राइट टू हेल्थ, फ्री वैक्सीन वाले कॉन्सेप्ट के बाद आता है राइट टू लिव इन द फ्रेश एंड क्लीन एयर, इसी से रिलेटेड है। राइट टू एडॉप्ट द चाइल्ड इसी से रिलेटेड है। LGBT कम्युनिटी इसी से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जुडिशरी मेंस जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए, यूपीएससी की प्री की परीक्षाओं के लिए, पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसमें इच्छा मृत्यु का अधिकार, LGBT यानी कि किन्नरों को समानता का अधिकार, LGBT कम्युनिटी के राइट्स, नींद का अधिकार, विवाह करने का अधिकार अपनी पसंद से, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बच्चे को जन्म देने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लिस्ट जो मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इन सब का एक ही आंसर है 21। ये सब पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आते हैं। इनके अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग टाइप की पिटिशंस हैं। वो सारे केसेस और वो सारी पिटिशंस तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो हाईलाइटेड हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहते हैं, वो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूंगा। और उनमें सबसे पहला केस जो होगा वो होगा यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। और यहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी इच्छा मृत्यु की। तो पहले आपको आर्टिकल नंबर 21 को अच्छे से समझना है कि 21 है क्या चीज़। इसमें दो अलग अलग बातों को समझना है कि राइट टू लाइफ अलग होता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी अलग होती है। राइट टू लाइफ को 21 के साथ आईपीसी और सीआरपीसी में कैसे सबमर्ज करके समझा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब अगली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्सनल लिबर्टी क्या चीज़ है। और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत जो पहला केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा यूथनेशिया। देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जुडिशरी मेंस के लिए कुछ हॉट इश्यूज हैं, और जैसा कि मैं सभी चीज़ें आपको क्लासिकल तरीके से बताता हूँ, क्लासिकल नॉलेज देता हूँ, तो क्लासिकल वे में आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। पढ़ते रहिए। यूथनेशिया के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।